नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स भी बहुत ही पॉपुलर सर्किट एलिमेंट है जो कि किसी भी सर्किट में यूज होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निकालोगे, ऐसे भी कोई सर्किट देखोगे तुम्हारे आसपास भी फैन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। और भी सर्किट्स तुम देखोगे तो उसमें कैपेसिटर्स रेडिली यूज होता है। तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं और कैपेसिटर्स का क्या पर्पस होता है? तो कैपेसिटर्स एक तरह से एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है। ठीक है, जिस तरह से तुमने मैकेनिक्स में देखा है कि आ, हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। कई बार हमें एनर्जी कंटिन्यूअसली चाहिए होती है, तो कंटिन्यूअसली वर्क करके एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। लेकिन कई बार हम इस एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं कि बाद में एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकली तो हम ऐसा करते थे कि डैम बनाते थे, या इस तरह से तुम क्या करते हो, वाटर को किसी हाइट पे ले जाके स्टोर कर देते हो। ठीक है, जैसे ये पंप है और पंप से तुम वर्क करके कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट तुम वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश करते हो और वाटर को तुम किसी हाइट पर ले जाके स्टोर कर देते हो। ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो तुमने वर्क किया है, वो वर्क वाटर के पास पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये एनर्जी स्टोर्ड है, इस एनर्जी को तुम चाहो तो अपनी मर्जी से कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी अगर चाहिए तो तुम इसमें से छोटा सा टैप ऐसे ओपन कर दोगे तो ये एनर्जी तुम्हें काइनेटिक फॉर्म में मिलेगी, या इसके साथ तुम टरबाइन कनेक्ट करके इसको दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो कैपेसिटर कुछ इसी तरह का एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और जब हमें बाद में इस एनर्जी की जरूरत हो तो हम उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी को बाद में यूज कर पाए। ठीक है, तो कैपेसिटर कैसे हम फॉर्म करते हैं, या थोड़ा और बेसिक फॉर्म में हम सोचते हैं, अभी कैपेसिटर्स पर आते हैं। लेकिन तुम सोचो कि मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने का एक तरीका है कि तुम वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी हाइट पर ले जाके स्टोर करो। ठीक, किसी हाइट पर ले जाके स्टोर करो, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट तुमने जो वर्क किया है वही वर्क पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर रहेगा। ठीक है, और इस अगर पोटेंशियल फॉर्म में तुमने स्टोर कर दिया, इसको तुम कभी भी अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अब इसी तरह से तुम सोचते हो कि यहाँ पर तो पोटेंशियल फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है। उसी तरह से तुम सोचो कि अगर चार्जेस हैं और चार्जेस फाइनाइट सेपरेशन पर रखे हैं तो उनके पास भी एनर्जी होती है। तो हम चार्जेस के अंदर एनर्जी को किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, चार्जेस के अंदर एनर्जी को किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो तुम सोचो कि कोई भी चार्ज सिस्टम जो कि फाइनाइट सेपरेशन पर है, उसके पास पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी होती है। ठीक है, चार्जेस एट फाइनाइट सेपरेशन। तो एक तरीका है कि तुम सोचोगे, ठीक है, कोई भी तुम में से वॉलंटियर है। ये जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके इनके लिए मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ क्या क्या बताया। मैंने बोला कि एनर्जी स्टोर करने का एक तरीका हमारे पास पहले से है कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका है कि तुम वाटर मॉलिक्यूल्स को लिफ्ट करके किसी हाइट पर पहुंचा देते हो। तो हाइट पर पहुंचाने में तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा।
ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और जितना भी वर्क तुमने किया है वो वर्क पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर होगा। तो वाटर किसी हाइट पे रखी है, तो इस वाटर के पास एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब भी चाहो तुम इस एनर्जी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है। उसी तरह से हम सोचते हैं कि एनर्जी को हम चाहे तो अब चार्जेस के पास भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। चार्जेस भी अगर फाइनाइट सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो चार्जेस के पास भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेशन पर है, तो उनके पास के Q1 Q2 अपॉन आर, ये उनके पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास कोई वॉलंटियर है, ये चाहता है कि कुछ चार्ज के फॉर्म में चार्जेस के पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करना। तो ये क्या करेगा? ठीक है, ये कोई भी, ये है फर्कली मान लो, तो ये क्या करेगा कि एक पॉइंट चार्ज Q1 ला करके रखेगा। तो एक पॉइंट चार्ज Q1 लाने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी, और Q1 के पास अकेले कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है अगर ये पॉइंट चार्ज है। फिर तुम क्या करोगे? इसको यहीं पे रखोगे, होल्ड करके रखोगे, और इन्फिनिटी से कैरी करके Q2 को किसी फाइनाइट सेपरेशन पे ला करके रखो। ये सेपरेशन मान लो R है, और जैसे ही तुमने Q1 और Q2 को फाइनाइट सेपरेशन पर रखा, इनके पास तुमने पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर दी। जितना भी तुमने Q2 को R सेपरेशन पर लाने में वर्क किया होगा, वही एनर्जी Q1 Q2 के पास स्टोर होगी। ठीक है। अब ये एनर्जी तुम दोबारा यूज कर सकते हो, अगर इन दोनों को तुम रिलीज करोगे तो ये एनर्जी तुम्हें दूसरे फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा फिजिबल मेथड नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी से लाना तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो तुम सोचोगे ये चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने की क्या जरूरत है? हम सोचते हैं हर मैटर के अंदर एटम है, एटम के अंदर चार्जेस है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि कोई एटम लेते हैं, तो ये एटम है, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनको सेपरेट करते हैं और ब्रेक करके ना पॉजिटिव चार्ज इधर ले आते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर ले आते हैं। इनके पास ऐसा करने में तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क पोटेंशियल फॉर्म में इन दोनों इस चार्ज सिस्टम के पास स्टोर्ड होगा। ठीक है, ये एनर्जी तुम्हें मिलेगी, अगर तुम रिलीज करते हो तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है तुम्हें दूसरे फॉर्म में मिलेगी। ठीक, काइनेटिक फॉर्म में मिलेगी, या काइनेटिक फॉर्म को तुम और दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फर्कली के पास और भी काम है, हमेशा ये दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को हाथ में कैरी करके तो नहीं जाएगा ना। इसके पास तो फ्रेंड से हैंडशेक भी करना है, हगिंग भी करनी है, तो फिर तब तो ये हमेशा ये चार्जेस को ऐसे नहीं रख सकता है। तो इसके पास एक आइडिया आता है, क्यों ना हम ये जो चार्जेस को स्टोर करने का काम है किसी और एजेंट को प्रोवाइड कर दें, और ये चार्जेस को स्टोर करने का जो काम है वो हम कंडक्टर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर हाथ में नहीं करते, हम पेयर ऑफ कंडक्टर लेते हैं, कोई भी इरेगुलर रैंडम, ऐसे ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 से, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर है तो इसके अंदर एटम्स हैं, न्यूट्रल एटम्स है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंडक्टर 2 से पॉजिटिव चार्ज उठाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और उठा करके कंडक्टर 1 में ट्रांसफर करते हैं, कैरी करके यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं और कंडक्टर 1 पे ले जाके स्टोर करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर 1 पे आ जाता है। लेकिन तुम नोटिस करोगे कि C2 से उठा करके C1 तक पॉजिटिव चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि जैसे ही तुम पॉजिटिव चार्ज को ऐसे पुल करना स्टार्ट करोगे ना, इनके बीच का जो कंजर्वेटिव अट्रैक्टिव फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा।
ठीक है, तो उसके अगेंस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहला चार्ज ला करके तुम फर्स्ट कंडक्टर पे स्टोर करोगे, तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही पहला चार्ज लाके स्टोर किया ना, तो इनके बीच में इस तरह से फील्ड सेटअप हो जाएगी। ठीक है, मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को तुम उठा करके सेकेंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर पे लाने की कोशिश करोगे, तो तुम उतनी आसानी से नहीं कैरी करके ला पाओगे, क्योंकि जैसे ही चार्ज को आगे ले जाओगे ना, तो इसके ऊपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट तुम्हें वर्क करके नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को फर्स्ट कंडक्टर पे स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल फर्स्ट कंडक्टर पे आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट चार्ज को उठाते हैं यहाँ से, और अब नेक्स्ट चार्ज को तुम नोटिस कर सकते हो कि नेक्स्ट चार्ज को फर्स्ट कंडक्टर पे लाने में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के यहाँ से चार्ज को पुश करके ठीक है, यहाँ फर्स्ट कंडक्टर पे पहुंचाओगे। ठीक है, और वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और जैसे जैसे तुम चार्ज C2 से C1 स्टोर करते जाओगे, तुम्हें हर नेक्स्ट चार्ज के लिए और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कि कुछ टाइम के बाद तुम कुछ सफिशिएंट चार्ज मान लो, कुछ भी चार्ज यहाँ पे प्लस, ये पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, तो कंडक्टर 1 पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे बीच में दिखाया है, लेकिन समझना है कंडक्टर का मतलब इसके सरफेस पर ही चार्ज आए होंगे ऑब्वियसली। चलो मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ऐसा करते करते कुछ टाइम के बाद फर्स्ट कंडक्टर कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, सेकेंड कंडक्टर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, और इसके बीच में ये इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी। ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इन चार्जेस को ट्रांसफर करने में हमने जितना भी वर्क किया है, उतनी ही एनर्जी इन दोनों कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो गई है। हम चाहें तो इस एनर्जी को कभी भी दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगर तुम्हें बाद में ये एनर्जी चाहिए, तो तुम क्या करो, इसको एक कंडक्टिंग वायर से जैसे ही कनेक्ट करोगे ना, तो इससे करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो जितनी भी एनर्जी तुम्हें स्टोर की थी, वो तुम्हें करंट के फॉर्म में, मतलब अगर रेजिस्टर है तो हीट के फॉर्म में, इसके साथ बल्ब यूज कर लिया तो वो लाइट के फॉर्म में, ठीक है, और भी हॉर्न यूज कर लिया तो साउंड के फॉर्म में तुम इस एनर्जी को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग तो हम लोगों को जब भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करनी होती है, तो हम लोग कैपेसिटर्स को यूज करते हैं, और कैपेसिटर्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने पास एनर्जी स्टोर करते हैं। तो तुमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है कि उसके सर्किट को ओपन मत करो, या लैपटॉप वगैरह है उसको ओपन मत करो बिना किसी एक्सपर्ट के किसी एक्सपर्ट के एब्सेंस में खुद से ओपन मत करो। उसका रीजन यही रहता है कि उसमें बहुत सारे कैपेसिटर एलिमेंट्स रहते हैं, और कैपेसिटर चाहे तुमने पावर ऑफ कर दिया है, तो हो सकता है कैपेसिटर चार्ज हो, उसके पास एनर्जी हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वो एनर्जी, अच्छा अगर तुम उसको टच करोगे डायरेक्टली, तो वो ठीक है, हेवी शॉक तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो कैपेसिटर का पर्पस हो गया कि एनर्जी स्टोर। तुम देख सकते हो, हमेशा कोई भी अगर पेयर ऑफ कंडक्टर है, वो कैपेसिटर है, और पेयर ऑफ कंडक्टर को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने के लिए। ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब आ, आ, हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा चार्ज यानी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी हो। तो हम किसी भी पेयर ऑफ कंडक्टर के लिए उस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, इसको समझते हैं। ये तुम्हारे पास पेयर ऑफ कंडक्टर है,
ठीक है, तो अगर इस कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो एक पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब अब इन दोनों के बीच में इन दोनों कंडक्टर्स पे जितना चार्ज आएगा इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अच्छा तुम्हें मैं और एक चीज याद दिला देता हूँ। मान लो मान लो इस तरह से चार्ज तुमने यहाँ पे, ठीक इस तरह से मान लो कोई भी मान लो स्फेयर है, इसके ऊपर तुमने चार्ज रख दिया। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वो ऑब्वियसली किस किस चीज पर डिपेंड करता है। चार्ज कितने हैं, ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल हर पॉइंट का उतना ही ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अभी पोटेंशियल की बात करता हूँ। किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, चार्ज कितना ज्यादा है और चार्ज कैसे रखा गया है। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, मान लो सेम अरेंजमेंट में चार्ज रखा है और चार्ज को मैंने डबल कर दिया, पहले क्यू था अब 2Q चार्ज हो गया, तो पी पॉइंट पर पहले अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल था ऑब्वियस है 20 वोल्ट अब पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो चार्ज पर डिपेंड करता है और चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, चार्ज के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे ना, तो इन दोनों, ये तो ऑब्वियस है कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर है तो ये किसी सिंगल पोटेंशियल V1 पर होगा, ये सिंगल पोटेंशियल V2 पर होगा, और ये V1 पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, V2 नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैं कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा हम चार्ज डिपॉजिट करेंगे उतना ज्यादा दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा ही। और दूसरी चीज पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, ये V डिनोट कर रहा हूं मैं दोनों कंडक्टर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस और किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर और किस पर डिपेंड करेगा, अरे बताओ तो। और किसी चीज पर नहीं डिपेंड करेगा, चार्जेस के अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा। हाँ, डिस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्टेंस का मतलब चार्ज का अरेंजमेंट कैसा है, और चार्ज के अरेंजमेंट का मतलब है कि कंडक्टर की शेप कैसी है, शेप साइज और उनकी पोजीशनिंग क्या है। ठीक है, तो कंडक्टर्स का जो अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करेगा और चार्ज कितना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तो ऑब्वियस है ही। तुम तुम श्योर होकर के कह सकते हो कि जो भी चार्ज तुमने कंडक्टर्स पे रखे हैं, अगर इन पर चार्ज को बिल्कुल इनका डबल कर दो, चार्ज वैसे वैसे ही है लेकिन हर जगह पर जितना भी चार्ज है ना वो डबल हो गया, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गारंटी से कह सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना ट्वाइस हो गया होगा, तो दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ट्वाइस हो गया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, चार्ज पर डिपेंड करता है, और साथ साथ इस चीज पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर्स कैसे हैं, कंडक्टर्स कैसे हैं का मतलब है कंडक्टर्स की शेप साइज ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा, क्योंकि क्योंकि हम पेयर ऑफ कंडक्टर यूज क्यों कर रहे हैं, कंडक्टर कंडक्टर पे यूज कर रहे हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए। एनर्जी का मतलब चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हम लोग ऐसा कैपेसिटर या ऐसा पेयर ऑफ कंडक्टर चाहते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम किसी भी पेयर ऑफ कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं कि उस पेयर ऑफ कंडक्टर की कितनी ज्यादा कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। ठीक है, कितनी ज्यादा कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, और कितनी ज्यादा कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की कैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। हम बोलते हैं, अब जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ही केयरफुली सुनना। मैंने पहला पॉइंट कहा
कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। ठीक है, चार्ज इतना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। या इस तरह से बोल सकते हैं, सॉरी, या इस तरह से बोल सकते हैं कि इन दोनों कंडक्टर्स पे जो चार्जेस आएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इनके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इनके बीच में चार्ज आया होगा। गलत कह रहा हूं? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाएंगे तब तो कंडक्टर्स पे ज्यादा चार्ज आएगा ही। लेकिन तुम अलग अलग पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए, ऐसा कंडक्टर है मान लो, ये इस तरह का पेयर ऑफ कंडक्टर है, ये इस तरह का पेयर ऑफ कंडक्टर है मान लो, तो इन सारे पेयर ऑफ कंडक्टर्स की कैपेसिटी कैसे कंपेयर करोगे? अगर हम पहले पे 10 वोल्ट डाल रहे हैं, दूसरे पे 100 वोल्ट डाल रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि इसमें ज्यादा चार्ज आएगा ही। तो हम कंपैरिजन के लिए बोलते हैं कि कोई भी पेयर ऑफ कंडक्टर 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज स्टोर करेगा, यूनिट वोल्ट पे जितना चार्ज स्टोर करेगा, यही इस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम किसी भी पेयर ऑफ कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, ये कैपेसिटी डिफाइन करते हैं कि चार्ज stored by the capacitor for unit volt potential difference। ठीक है, चार्ज stored by the capacitor for unit volt potential difference। 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो जितना भी चार्ज वो पेयर ऑफ कंडक्टर स्टोर कर रहा है वो उस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहलाती है। यहां तक बताओ किसको किसको कंफ्यूजन है, डाउट है? बताओ। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि हम अलग अलग फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं। किस लिए स्टोर करना चाहते हैं? ताकि इस एनर्जी को बाद में यूज कर पाए। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने का सबसे फीजिबल वायबल मेथड है पेयर ऑफ कंडक्टर्स के साथ। एक कंडक्टर से चार्ज उठा उठा के दूसरे कंडक्टर पे डालते जाओ और तुम चार्जेस, वो कंडक्टर उन चार्जेस को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो चार्जेस को होल्ड करके रखेंगे फाइनाइट सेपरेशन पर, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं। कि ऐसे ऐसे रखना, ऐसे हवा में तुम चार्जेस को रखोगे, रखना पॉसिबल नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये काम कंडक्टर्स को असाइन कर देते हैं। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने के डिवाइस हो गए। लेकिन कौन सा पेयर ऑफ कंडक्टर कितना अच्छा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी मतलब एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करते हैं हम कि कोई भी पेयर ऑफ कंडक्टर यूनिट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज स्टोर करेगा, यही उस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहलाती है। तो 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, तो जो कैपेसिटेंस होती है ना, एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि किसी भी पेयर ऑफ कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो वो चार्ज को डिनोट करती है। कैपेसिटेंस पेयर ऑफ कंडक्टर पे चार्ज स्टोर को रिप्रेजेंट करती है फॉर यूनिट वोल्ट। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में तुम 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ, तो जैसे ही बैटरी लगाओगे ना तो बैटरी क्या करेगी, इसको चार्ज करने लगेगी। ठीक है, पहले ये काम जो है ना तुम ऐसे करे, पहले तुम चार्ज स्टोर करने के लिए खुद से मैकेनिकली यहाँ से लिफ्ट करके एक चार्ज को दूसरे पे, फिर दूसरे चार्ज को, फिर तीसरे चार्ज को, इस तरह से एक एक करके खुद से चार्ज को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 लेके जा रहे थे। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसके लिए बैटरी है। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे ना तो बैटरी खुद ही चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर करने लगी, डिपॉजिट कर देगी। तो बैटरी 1 वोल्ट की बैटरी लगा है तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में आएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग इन कैपेसिटर्स पर चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी चार्ज आएगा ना वही कैपेसिटी है, वही इस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग सी चार्ज, सी कूलॉम डिपॉजिट हो रहा है, इफ सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पेयर ऑफ कंडक्टर, तो वी वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज इस पेयर ऑफ कंडक्टर पर आएगा?
1 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग C कूलम है, तो V वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग CV चार्ज कैपेसिटर पर डिपॉजिट होगा। ऑब्वियस है, अरे 1 वोल्ट में जितना भी चार्ज आएगा, 1 वोल्ट में C कूलम चार्ज आए तो 10 वोल्ट में 10 C आएगा। ठीक है, ऑब्वियस है ना, क्योंकि चार्ज के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज हो। अब तुम देख सकते हो कैपेसिटर पर जो या कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम C। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी कैपेसिटेंस हमें ऑलरेडी नोन होती है, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके मेथड से भी डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बार अगर मुझे कैपेसिटर प्लेट्स के कंडक्टर पेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज आएगा मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। या फिर अगर मुझे बता दिया जाए कि कंडक्टर पेयर में कितना चार्ज है, तो चार्ज को देख के मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इस कंडक्टर पेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ऑब्वियस है। ठीक है, अब मैं इसके साथ साथ एक और पॉइंट बताते ही चलता हूँ, क्योंकि ये अभी हम जैसे स्टार्ट किया था वो डिस्कस कर रहे थे। V इक्वल्स इस एक्सप्रेशन से V इक्वल्स Q अपॉन C के इक्वल होगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन कहता है कि दोनों पेयर ऑफ कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन कंडक्टर्स पे कितना चार्ज आया होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है। और ये जो कैपेसिटेंस है, ऑब्वियस है कि वो सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करेगी कि कंडक्टर्स कैसे हैं, कंडक्टर्स की शेप, साइज और उनका ओरिएंटेशन कैसा है। किसी एक टाइप के कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूनिक कैपेसिटेंस होगी। जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ कंडक्टर की शेप, साइज, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ऐसे कंडक्टर बनाना चाहते हैं, उनकी उनकी शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऐसे लेना चाहते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ताकि वो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर पाए। ठीक है, तो जो पहले हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा होगा, और दूसरा डिपेंड करे चार्जेस कैसे रखे हुए हैं। तो चार्जेस कैसे रखे हुए हैं वो पेयर ऑफ कंडक्टर डिसाइड करता है। तो जो कैपेसिटेंस है ना वो पेयर ऑफ कंडक्टर कैसे रखे हुए हैं उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस समझने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, पहला काम जो हम करते हैं, ये अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जैसे ही तुम्हें पेयर ऑफ कंडक्टर मिला वो कैपेसिटर है। ठीक है, उसके पास कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, एनर्जी स्टोर करने की। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अलग अलग टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए, मतलब अलग अलग कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके याद रख लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी समझेंगे। ऑब्वियसली कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है उसी को यूज करके कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम एक बार में जो सबसे स्पेशल टाइप के कंडक्टर शेप्स है ना, जो कि बार बार यूज होंगे, उस तरह के स्पेशल टाइप्स के जो कैपेसिटर्स हैं उनके लिए कैपेसिटेंस हम पहले से कैलकुलेट करके याद करके रख लेंगे। फिर ये जब भी इस तरह के कैपेसिटर सर्किट में यूज होंगे तो उनकी कैपेसिटेंस हमें पहले से ही पता होगी। कैपेसिटेंस पता है तो चार्ज को देख करके वोल्टेज, वोल्टेज को देख करके चार्ज बता पाएंगे। सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले टाइप का जो कैपेसिटर होता है वो कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पॉपुलर शेप कंडक्टर्स के क्या क्या हो सकते हैं? स्फेरिकल हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो कैपेसिटर है
वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मुझे बताओ कि अगर तुम्हें मान लो, अभी मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इतना समझा है कि ये पेयर ऑफ कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी का मतलब होगा कि इसके बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी चार्ज आएगा वो इस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहलाएगी। और अगर 10 वोल्ट लगाएंगे तो 10 टाइम्स के चार्ज आएगा, 100 वोल्ट लगाएंगे तो 100 टाइम्स चार्ज आएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लो तुम्हारे सामने इस तरह से पेयर ऑफ कंडक्टर ऐसे दे दी है, अब पूछा जा रहा है कि इस पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या तरीका होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, हाँ गुड गुड, ठीक है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, हम बोलते हैं कैपेसिटर पे जो चार्ज आता है वो C टाइम्स V के इक्वल आता है। अगर V वोल्टेज है तो CV चार्ज आएगा। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है, ये देखो कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया है, और कैपेसिटर पे चार्ज हमेशा एक पे जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना नेगेटिव आएगा ही। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हम तो सिर्फ एक ही कंडक्टर पे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो चार्ज कहीं ना कहीं से तो लाया होगा ना। ओवरऑल तो पूरी यूनिवर्स न्यूट्रल है, तो तुम कहीं से भी जो चार्ज लाए हो ना वो दूसरा पेयर पेयर का दूसरा पार्ट कहलाएगा। एनीवे, Q अपॉन V, तो किसी भी पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। मेथड नंबर वन ये होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नोन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करें। ठीक है, 1 वोल्ट बैटरी लगाएं और फिर कैलकुलेट करें कि इस पेयर ऑफ कंडक्टर पे चार्ज कितना है। ठीक है, तो एक तरीका है कि वोल्टेज नोन हो, ठीक है, वोल्टेज नोन हो, ये नोन हो, नॉन वोल्टेज की बैटरी लगाओ, V वोल्ट लगाओ या 1 वोल्ट लगाओ या 10 वोल्ट लगाओ, तुम्हारी मर्जी, खुद से अपने पॉकेट से या मार्केट से बैटरी लाओ और उसके अक्रॉस ऐसे कनेक्ट कर दो, ये बैटरी का वोल्टेज तुम्हें ना। अब देखो कि प्लेट्स पे कितना चार्ज आया है, चार्ज तुम किसी भी तरह से चार्ज का पता लगाओ, चार्ज मेजर करो, कैलकुलेट करो, चार्ज पता लगा लो। ठीक है, चार्ज, तो चार्ज जितना भी होगा, चार्ज अपॉन वोल्टेज, यही पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस होगी। ये तो एक तरीका होगी। ठीक है, दूसरा तरीका है कि एक काम ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, तुम्हें याद है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? V अपॉन I। तो हम बोलते थे कि तुम नोन वोल्टेज लगाओ और देखो कितना करंट पास कर रहा है, तो ये जो रेशियो होगा यही रेजिस्टेंस कहलाएगा उस नेटवर्क के लिए। कि वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है Q अपॉन V। तो एक तरीका है कि 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और देखो चार्ज कितना स्टोर हो रहा है कंडक्टर पेयर्स पर। दूसरा तरीका है कि तुम खुद से चार्ज स्टोर करो, चार्ज डिपॉजिट करो, इस पे प्लस Q, Q इस बार नोन है, माइनस Q, नोन चार्ज रखो, चार्ज तुम्हें पता है, और इन चार्जेस के करस्पॉन्डिंग ये पता लगाओ कि कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना है। ठीक है, कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना है, तो नोन चार्ज रख करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। इस तरह से भी तुम कैपेसिटी, इनका रेशियो Q अपॉन V का रेशियो लेकर के पेयर ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। सबसे पहला कैपेसिटर है जो तुम्हें फिजिबल लगे, मतलब वोल्टेज नोन हो, चार्ज कैलकुलेट करो, ये मेथड फिजिबल लगे तो इसको अप्लाई करो। ये चार्ज नोन हो, वोल्टेज निकालना तुम्हें आसान लग रहा हो, तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें याद है कि वोल्टेज कैलकुलेशन जो हम करते थे, तो हमें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर नोन होती थी तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वोल्टेज निकालना ज्यादा आसान होता है। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि वोल्टेज से तुम चार्ज निकालो
वो भी पॉसिबल हो। लेकिन हम अपने कोर्स की बात करें तो अपने कोर्स में हमने सबसे पहले चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिया, उसकी वजह से फील्ड निकालना सीखा, और फिर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वोल्टेज पोटेंशियल निकालना सीखा। ठीक ठीक है। ये तो जो भी मेथड तुम्हें फिजिबल लगे वो तुम अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है। और क्योंकि ये अ, क्योंकि ये पैरेलल कंडक्टिंग पेयर है, क्योंकि ये कंडक्टिंग पेयर है, इसका मतलब है ये कैपेसिटर है। तो क्वेश्चन उठता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो पहले ये जो पैरेलल प्लेट दिया हुआ है इसके डायमेंशंस बता दिए गए होंगे। ये पैरेलल प्लेट कैसे रखा गया है, इनके बीच की जो सेपरेशन है स्मॉल डी के इक्वल है। इनका जो प्लेट एरिया है ए है। और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्लेट एरिया जो है प्लेट एरिया ए है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा है वो बता दिया गया। पैरेलल प्लेट के बीच में सेपरेशन डी है और इनका एरिया ए है। और ये भी बताया गया है कि ये प्लेट्स लार्ज है या इन प्लेट्स के एरिया के कंपैरिजन में सेपरेशन कम है, ठीक है। अब पूछा गया है कि इस पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे, क्या करना चाहिए। एक तरीका है 20 वोल्ट की बैटरी लगा करके चार्ज कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका है कि चार्ज डिपॉजिट करके दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा मेथड यूज करना ज्यादा सिंपल होगा। ये तो हम क्या करते हैं ना, कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए नोन चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। क्यू नोन है, और क्यू चार्ज डिपॉजिट करने के बाद हम क्यू के टर्म्स में इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना वोल्टेज आएगा कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्यू चार्ज डिपॉजिट करें। तो पहले वाले प्लेट पे लेटेस्ट से प्लस क्यू चार्ज डाल दिया है, और प्लस क्यू चार्ज कैसे आएगा, ठीक है। गिवन अप्रोक्सीमेशन में हम बोलेंगे ये जो चार्ज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली इनर फेस पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक। ठीक, कंडक्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो चार्ज कैसे आएंगे तो थोड़ा बहुत तुम बता सकते हो। प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज कितना डाला, डिपॉजिट कर लिया। अब इन क्यू चार्ज डिपॉजिट करने की वजह से हमें दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पहले प्लेट का पोटेंशियल निकालो, दूसरे प्लेट का पोटेंशियल निकालो, सब्ट्रैक्ट करो पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तरीका है कि चार्ज नोन है, पोटेंशियल कैसे कैसे निकालते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए तुमने सीखा है कि हमें अगर चार्ज पता है तो एक एक पॉइंट चार्ज के लिए ऐड करके तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि दूसरा तरीका है कि हमें चार्ज की वजह से फील्ड नोन है, और फील्ड को यूज करके पोटेंशियल निकालते हैं। दोनों तरीका है। तो यहाँ पे अगर तुम चार्जेस को देख करके इस कंडक्टर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने जाओगे तो वो उतना फीजिबल नहीं होगा, ठीक है। तुम सोचोगे हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से, हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऐड करके निकालना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दूसरा ऑप्शन है कि इन चार्जेस की वजह से फील्ड पता करते हैं, और फील्ड को यूज करके दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो इन चार्जेस की वजह से फील्ड कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि ये जो चार्जेस हैं बिल्कुल बिल्कुल लार्ज शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम बता सकते हैं कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में होंगी। जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऑलमोस्ट इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड की तरह होगी, ठीक है। जो एंड वाली लाइंस होंगी ना वो थोड़ा तुम गेस कर सकते हो, इन चार्जेस की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो थोड़ा सा इस तरह से टर्न कर जाएंगी, कि यहाँ पर जैसे इसके बीच में कहीं पर पॉइंट के बारे में सोचोगे तो इधर ऊपर और नीचे एक ही तरह के चार्ज है, तो सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी अगर ये प्लेट्स वर्टिकल रखे गए तो, लेकिन जो एंड वाले जो पॉइंट्स होंगे ना, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा एंगल पर होगी, ये गेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ये जो फ्रिंज फील्ड्स है ना, इनको हम थोड़ा इग्नोर करें इन दी अप्रोक्सीमेशन कि इसका एरिया बहुत लार्ज है या प्लेट्स बहुत पास है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन के अज्यूम करते हुए हम बोलेंगे इसके मेजॉरिटी पोर्शन में ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, पहले प्लेट की वजह से, पहले शीट की वजह से निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले शीट की वजह से भी इधर होगी, दूसरे शीट की वजह से भी इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को ऐड करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इसको तो पहले हम लोग कई बार कर चुके हैं ना, ये एक शीट है, ठीक है, इस पे सिग्मा चार्ज है, और ये दूसरी शीट है, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज है। तो इन दोनों की वजह से, इसकी इन दोनों शीट्स की वजह से आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है। तो ये क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी दोनों प्लेट्स बिल्कुल सेम चार्ज है, सेम चार्ज डेंसिटी है, ऑपोजिट नेचर की, तो इसके बीच के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब, सिग्मा का मतलब है क्यू अपॉन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 और 2। कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है E टाइम्स L के इक्वल। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंटीग्रल E डॉट dl, लेकिन अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो तुम्हें समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाती है ना, और इंटीग्रल dr तो वो सीधा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। और अगर फील्ड की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करते हैं तो ये मैंने सिंपल फॉर्मूला निकाला था, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम डायरेक्टली v इक्वल्स E टाइम्स L अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वो E टाइम्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस d है, E टाइम्स d। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, Q A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d। अब हम सोचेंगे कि ये पोटेंशियल चार्ज के टर्म्स में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, हमें Q अपॉन V का रेशियो चाहिए, तो V को इधर भेजेंगे और बाकी सारे टर्म्स को उधर भेजेंगे। तो तुम देख सकते हो कि जो V है ना, इसको इधर डिनोमिनेटर में किया और इनको दूसरी साइड भेजा, तो तुम देख सकते हो Q अपॉन V की वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये और कुछ नहीं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाती है। कि बहुत लोग मुझसे बार बार आर्ग्यू करते हैं ये फाइनाइट शीट है, इसमें इनफाइनाइट शीट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्यों अप्लाई किया जा रहा है। तो पहला रीजन तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्लेट्स पास है, एरिया डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, अज्यूम कर सकते हैं। दूसरा रीजन है कि अगर ये फाइनाइट शीट्स भी हैं तो फाइनाइट शीट की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से बहुत डिफरेंट भी नहीं आता, उसके आसपास ही आता है, क्लोज आता है। तो ये मतलब सफिशिएंट अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियसली बिल्कुल इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास हमारा काम चल जाता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जिसका मतलब है कि 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग ये पैरेलल प्लेट
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल चार्ज स्टोर करेगा। अब तुम इसको रिलेट भी कर सकते हो, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि वो प्लेट चार्ज कितना स्टोर करेगा, ठीक है, 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। तो तुम देख सकते हो कि एरिया, मान लो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, एरिया को डबल कर देते हो। अगर एरिया डबल हो गया है तो ऑब्वियसली सेम पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग चार्ज भी डबल हो जाएगा। चार्ज डबल होने का मतलब कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना ज्यादा होगा, तुम ये इंट्यूटिवली रिलेट कर सकते हो, एरिया ज्यादा होने पर कैपेसिटेंस ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटी उतनी कम होगी। क्यों? एरिया का रिलेशनशिप तो आसानी से समझ में आ रहा है। एरिया ज्यादा होने पर चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, तो फिर कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम इन्हीं प्लेट्स को दूर कर देंगे अगर, तो इसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? गुड 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 गुड, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ। अरे बताओ। अगर हम इस तरह से सोचो, अगर सेम चार्ज रखते हैं और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो बढ़ा देते हैं, तो सेपरेशन बढ़ा देने से कैपेसिटी कैसे? चलो मैं इस तरह से समझाता हूँ। ध्यान से सुनना। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना आएगा। तो अज्यूम करो कि मैं प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो E टाइम्स डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो तो 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए इस पे चार्ज आएगा। तो ये कुछ चार्ज आ जाता है और उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग इसकी कैपेसिटी होती है। अब जैसे ही हम इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ाएंगे, सेपरेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस। क्योंकि हमने इनको बहुत दूर कर दिया है, तो दूर करने का मतलब है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो कम डिस्टेंस के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्यादा चार्ज भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अगर बहुत पास रखे हैं ना प्लेट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्यादा चार्ज चाहिए। लेकिन जब तुमने प्लेट्स को बहुत दूर कर दिया है, तो बहुत दूर करने का मतलब है हमें डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ताकि यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल ड्रॉप आए। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कम चाहिए, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कम चार्ज चाहिए। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर रखा है, तो प्लेट्स अगर दूर है तो कम चार्ज स्टोर कर पाएगा वो, कर पाएंगे वो प्लेट्स, और अगर प्लेट्स पास है तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे प्लेट्स, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? और कैपेसिटेंस डिफाइन करते टाइम में जैसा हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर पेयर की जो कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ उनके कंडक्टर्स के शेप साइज ओरिएंटेशन पर डिपेंड करनी चाहिए। ठीक, कंडक्टर की शेप साइज क्या है और वो कैसे रखे हैं, कहाँ पर रखे हुए हैं। तुम देख सकते हो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो सिर्फ इनके, मतलब इसका प्लेट एरिया क्या है, डी क्या है, इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, वेल वेल वेल। अब जल्दी जल्दी ना हम लोग बाकी दो
टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के लिए जल्दी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है ना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बहुत सिंपल है, और मैं चाहता हूँ कि ये आज के बाद तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमेशा याद ही रहना चाहिए। याद रहना आसान है, एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ रहा है, उसके अलावा एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी कैपेसिटेंस कम होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पता नहीं तुम्हारे कोर्स में है या नहीं, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोग ट्राई करो खुद से। मैं अगला कैपेसिटर जो लेने जा रहा हूँ वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा है? एक छोटा स्फेयर है, तो कोई भी कंडक्टर पेयर होगा तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन हम स्पेशल टाइप्स के या जो स्पेशल शेप्स के कैपेसिटर हैं उन्हीं के लिए कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो दूसरा जो कैपेसिटर है वो कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हमारे कंडक्टर्स नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स है। ठीक है, तो हमारे पास इस बार फिर से पेयर ऑफ कंडक्टर है। ये इनर स्फीयर है, ठीक है, इनर मेटालिक स्फेरिकल शेल की तरह, उसी तरह आउटर शेल है। ठीक है, और दोनों कॉन्सेंट्रिक है। ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। ठीक है, और क्योंकि ये कंडक्टर पेयर है तो ये कैपेसिटर है। अगर तुम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या इन दोनों के बीच में बैटरी ऐसे लगाओगे तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इनके बीच में फील्ड आ जाएगी, और ठीक है, और ये आपस में चार्ज स्टोर करेंगे। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में कुछ चार्ज स्टोर करेंगे। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये कंडक्टर पे 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। क्या क्या बताया गया है, इनके डायमेंशंस बता दिए गए। जो इनर स्फेयर है इसकी रेडियस a है, और जो आउटर स्फेयर है उसकी रेडियस b है। ठीक है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं जिनकी रेडियाई a और b है, इनकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। पहले तुम लोग थोड़ा अपने से ट्राई करने की कोशिश करो। वैसे तो तुम्हें ये सब याद ही होगा। अगले 5-10 मिनट में 5 मिनट में हमें ये कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से पिछला मेथड ही यूज कर रहे हैं। हम इन दोनों कंडक्टर्स पर चार्ज डिपॉजिट करते हैं, क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज डिपॉजिट करते हैं, और क्यू चार्ज के करेस्पॉन्डिंग इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, और इन पे हम क्यू चार्ज डिपॉजिट करते हैं। क्यू का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, और इस क्यू चार्ज के करस्पॉन्डिंग दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है कैलकुलेट करते हैं। पहले वाले कंडक्टर पर प्लस क्यू चार्ज कुछ यूं डिपॉजिट कर दिया,
दूसरे वाले कंडक्टर पर माइनस क्यू कुछ इस तरह से डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ये है ठीक है आशिक, तुमने कैलकुलेट किया है ये प्लस क्यू और जो लार्जर स्फेयर है उस पर माइनस क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दिया। सिमेट्री से तुम देख सकते हो कि ये जो चार्जेस होंगे बिल्कुल यूनिफॉर्मली ही कंडक्टिंग स्फेयर्स पर अरेंज होंगे। अब चार्जेस कैसे रखे गए हमें पता है। अब इन दोनों स्फेयर्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक तरीका है कि चार्जेस की वजह से दोनों प्लेट्स पर दोनों कंडक्टर की पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। दूसरा तरीका है कि चार्जेस की वजह से फील्ड पता लगाओ और फील्ड से पोटेंशियल कैलकुलेट करो। दोनों तरीका है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। पिछली बार हमने फील्ड को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, तो यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान है। यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ऐसे तुम गेस कर ही सकते हो कि यहाँ पे फील्ड कुछ इस तरह की होगी, है ना, इस तरह की होगी। ये सब क्वेश्चन हम किए हैं और कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, चार्जेस को देख करके, चार्जेस की वजह से, इन दोनों स्फेरिकल चार्जेस की वजह से पहले कंडक्टर पर और दूसरे कंडक्टर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ले लूंगा। ठीक है, तो लेटेस्ट से ये पहला पॉइंट यहाँ पर कुछ मान लिया, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा पॉइंट दूसरे कंडक्टर के ऊपर कहीं पर भी, दूसरे कंडक्टर पर कहीं पर भी ले सकते हैं। पॉइंट 1 कोई ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर के ऊपर कहीं पर भी लाई कर रहा है, और पॉइंट 2 जो लार्जर स्फेयर है उसके सरफेस पर कहीं पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम पहले 1 का पोटेंशियल लिखते हैं, फिर 2 का पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल कितना होगा? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें दो चीजें चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने भी चार्जेस है ना, हर एक चार्ज की वजह से ऐड कर दो, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्फेयर की वजह से हर जगह पर पोटेंशियल कितना होता है। तो स्फेयर की वजह से पोटेंशियल तुम्हें याद होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें भूल ना गए। ये स्फेयर है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है प्लस क्यू। तो इसके लिए जो पोटेंशियल होता है तुम्हें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल बाहर के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है, वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और अंदर के किसी भी पॉइंट पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। लेजर, ये याद है तुम लोगों को? सरफेस पर और सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी होती है जितनी सरफेस पर होती है, वो होती है के क्यू अपॉन रेडियस। इसका जो ग्राफ आता है ये भी तुम्हें पता होगा, कुछ इस तरह का आता है। ये याद है सबको? अब बताओ मुझे, बाहर पॉइंट चार्ज की तरह अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी, यहाँ पे दो टाइप के चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पेयर और नेगेटिव चार्ज पेयर। पॉइंट नंबर 1 पर पोटेंशियल पॉजिटिव स्फेयर की वजह से प्लस पॉइंट नंबर 1 पर पोटेंशियल नेगेटिव स्फेयर की वजह से। ठीक है, अब 1 पर पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव स्फेयर। बताओ जरा, पॉजिटिव स्फेयर की वजह से, सिर्फ इस स्फेयर की वजह से 1 पर पोटेंशियल कितना होगा? तो तुम बोलोगे पॉजिटिव स्फेयर के लिए ये पॉइंट नंबर 1 सरफेस वाला पॉइंट है, और सरफेस वाले पॉइंट पर स्फेयर की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन रेडियस के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के कैपिटल क्यू अपॉन ए। चेक करो, चेक करो। उसी तरह नेगेटिव स्फेयर के लिए बताओ कितना होगा? पॉइंट नंबर 1 पर नेगेटिव स्फेयर की वजह से पोटेंशियल लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1 नेगेटिव स्फेयर के लिए अंदर वाला पॉइंट, और अंदर वाले पॉइंट पर किसी भी स्फेयर की वजह से पोटेंशियल उतनी होती है जितनी की सरफेस पर होती है। तो सरफेस पर लिखेंगे
क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये होगी माइनस के क्यू अपॉन बी, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, ये तो V1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं V2 पर। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2, इस बार ये पॉइंट 2 का पोटेंशियल लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो पॉइंट 2 का पोटेंशियल पहले हमें लिखना है पॉजिटिव स्फीयर की वजह से, फिर नेगेटिव स्फीयर की वजह से। एक एक करके बताओ। पॉजिटिव स्फीयर की वजह से पॉइंट नंबर 2 का पोटेंशियल कितना होगा? पॉजिटिव स्फीयर की वजह से, सॉरी, पॉजिटिव स्फीयर की वजह से पॉइंट नंबर 2 का पोटेंशियल कितना होगा? बताओ। गुड। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉजिटिव स्फीयर के लिए बाहर वाला पॉइंट है, और बाहर वाले पॉइंट पर पॉजिटिव स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए होता है। और पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? के क्यू अपॉन बी। ठीक है, क्योंकि सेंटर से पॉइंट नंबर 2 बी डिस्टेंस पर है, तो पॉजिटिव स्फीयर की वजह से पॉइंट नंबर 2 पर, क्योंकि ये बाहर वाला पॉइंट है ना, तो पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल लिखेंगे, और ये पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन बी। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर नेगेटिव स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो पॉइंट नंबर 2 नेगेटिव स्फीयर के लिए सरफेस वाला पॉइंट है, और सरफेस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन रेडियस, जो कि बी के इक्वल है। तो तुम देख सकते हो कि पॉइंट नंबर 2 का जो पोटेंशियल है वो कितना है? वो 0 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसको कि हम लिखेंगे V1 माइनस V2, ये और कुछ नहीं, के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो, तो V इधर ले जाओगे, क्यू के नीचे V को लेके जाओगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड, तो ये रिजल्ट आएगा Q अपॉन V इक्वल्स कितना आ रहा है ये जरा देख के बताओ। ए बी ऊपर आएगा ना, ए बी अपॉन के। अच्छा, के को मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन बहुत सिंपल आया था, ये एक्सप्रेशन तो बहुत ही टफ है, डिफिकल्ट है, इसको कैसे याद रखेंगे? ये भी याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा टेस्ट कर। हमें एक कैपेसिटर के लिए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा याद रहती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, अगर इस स्फेरिकल कैपेसिटर को हम थोड़ा मॉडिफाई करें, मान लो हमारे पास ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी की रेडियाई बहुत लार्ज है, ए और बी को बहुत बहुत लार्ज लो, ह्यूज लो, ए और बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत लार्ज कैपेसिटर, और उनके बीच में जो गैप है ना उसको बहुत कम कर दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर ऐसा है, इस तरह बहुत लार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह, और ये ए और बी ऑलमोस्ट सेम है, बी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये स्फेयर बहुत लार्ज है। अगर अगर तुम बहुत लार्ज लोगे ना स्फेयर्स को, तो बहुत लार्ज लेने के बाद क्या होगा पता है? ये जो प्लेट्स है ना ऑलमोस्ट पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव करेंगे, और इनकी वजह से जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक्सप्रेशन की तरह होना चाहिए। तो
ये जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको चेक करो, ए बी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फिर से लिखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ए बी अपॉन बी माइनस सी। तो अगर ए और बी बहुत लार्ज है और ए और बी ऑलमोस्ट सेम है, तो इन दोनों को ना हम आर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ना, वो और कुछ नहीं 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? वो एरिया के इक्वल है। और बी माइनस ए क्या है? बी माइनस ए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए निकाला है, उसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह आना चाहिए था और वो आ भी रहा है, अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर को बहुत लार्ज लेते हैं और उनके बीच में सेपरेशन कम करते हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ना तुम इस तरह से याद रख सकते हो कि जो ऊपर जो टर्म है ना, वो एरिया एप्सिलॉन नॉट एरिया की तरह होना चाहिए। इसको मैं अभी एरिया की तरह होना चाहिए, क्योंकि ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसके लिए एरिया वाला टर्म जो है 4 पाई ए बी हो गया। और इनके बीच में जो गैप है डिनोमिनेटर में, इनके बीच का गैप होना चाहिए, और वो बी माइनस ए के इक्वल है। याद रहेगा? याद रहेगा? क्यों लेते हैं, डिफरेंट भी तो हो सकते हैं शायद। नहीं, वो तो मैं बताया तुम्हें अभी, चलो और वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अगर चार्ज करना है ना हमें किसी कंडक्टर को, तो हम वो जो चार्ज है कहीं ना कहीं से लाएंगे ना, तो वो जो दूसरा वाला पार्ट है उसके साथ मिल करके ये पॉजिटिव ली चार्ज कंडक्टर कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा, क्योंकि उन दोनों चार्ज का होना जरूरी है एनर्जी के लिए। ठीक है, तो तुम चाहे उसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्स में नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेट नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पेयर तो हमेशा है। अब उनको कैसे रख रहे हो इस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैपेसिटेंस, हम नेक्स्ट टाइप के कैपेसिटर लेते हैं, या इसी का स्पेशल केस लेते हैं। ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका स्पेशल केस ये है कि हमारा जो दूसरा वाला स्फेयर है उसकी रेडियस बहुत ज्यादा हो गई है। ये पहला स्फेयर है और ये जो दूसरा स्फेयर है बहुत लार्ज हो गया है, ये बहुत दूर चला गया, बहुत लार्ज हो गया है। तो इस तरह के केस में कैपेसिटेंस कितनी होगी? ठीक, कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब मैं कह रहा हूँ इफ बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो अगर बी की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है तो ये जो एक्सप्रेशन है वो, इसको तुम चेक करो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फॉर द गिवन अप्रोक्सीमेशन। क्या होगा? क्योंकि a की वैल्यू b से बहुत ही कम है, तो जो डिनोमिनेटर है ना b माइनस ए, उसको हम b के, इसको रफली हम b के इक्वल ही लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ए बी और डिनोमिनेटर में b, और ये b कैंसिल होगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a की इक्वल। ठीक है, या इसी को हम लोग, क्योंकि एक ही स्फेयर है, उसकी रेडियस a बोलो या फिर r बोलो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये सिंगल स्फेयर के लिए, मतलब सिंगल स्फेयर नहीं, ऐसा ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका कि जो लार्जेस्ट स्फेयर है वो बहुत लार्ज हो गया है, ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट स्फेयर की इक्वल होगी। और तुम इसको भी वेरीफाई कर सकते हो कि आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस एरिया उतना ज्यादा होगा, और चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी।
अगर सिंगल स्फेयर है ना तो उसके लिए डायमेंशन का मतलब सिर्फ स्फेयर के लिए डायमेंशन सिर्फ रेडियस होता है, तो सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करनी चाहिए। और रेडियस पर कैसे डिपेंड करी कैपेसिटेंस? 4πε0r। ठीक है, अब बिल्कुल सेम रिजल्ट, ये तो मैंने ऐसे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस लिखा है जिसमें कि एक छोटा स्फेयर है, दूसरा लार्ज स्फेयर है, और लार्ज स्फेयर बहुत बहुत ज्यादा लार्ज हो गया है। ठीक है, लेकिन कई बार तुम्हें बोला जाएगा कि अर्थ के सरफेस के पास हमारे पास कोई ऐसा कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर है, कोई कोई स्फेरिकल, कोई कोई मेटेलिक स्फेयर है, और तुम्हें बोला जाए इस मेटेलिक स्फेयर की कैपेसिटेंस बताओ, इसका पेयर बताया ही नहीं जाएगा, सिर्फ एक स्फेयर दे दिया जाएगा और उस एक स्फेयर के लिए बोला जाएगा कि इस स्फेयर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, स्फेयर की कैपेसिटी कितनी होगी, सिंगल स्फेयर की। तो जब सिंगल स्फेयर बोला जा रहा है तो कैपेसिटेंस तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, सिंगल स्फेयर बोला जा रहा है तो इसका मतलब यही होगा, इसका जो दूसरा पेयर ऑफ कंडक्टर है ना वो अर्थ है। हाँ, और जो भी चार्ज तुम इस पे डिपॉजिट कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अर्थ से निकाल करके डिपॉजिट कर रहे हो, क्योंकि अर्थ की रेडियस बहुत ह्यूज है। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ऐसे कैपेसिटर, ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर अरेंजमेंट के साथ जिसका कि लार्जर स्फेयर बहुत ह्यूज हो गया है। तो इस सिंगल स्फेयर की जो कैपेसिटेंस होगी, जिसका दूसरा पेयर कंडक्टर अर्थ है, वो 4πε0r की इक्वल ही होगी। अप्रोक्सीमेशन से ऐसे निकाल सकते थे, या दूसरा तरीका है कि तुम फिर से सिर्फ एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी अगर कैलकुलेशन करते, अगर सिर्फ एक इसमें, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हम जो चार्ज इसको कर रहे हैं ना, तो इसका जो पेयर है वो अर्थ है, इस पे मान लो प्लस क्यू ले आए, इस पे चार्ज प्लस क्यू आ गया, कैपेसिटेंस का मतलब है क्यू अपॉन वी। तो अगर इस मेटेलिक स्फेयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट किया है तो इसके सरफेस की पोटेंशियल कितनी होगी? तो हमें हमें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के लिए पोटेंशियल पता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो के का मतलब है 1/4πε0r और क्यू, और फिर वी को उधर ले जाओगे और ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो यहाँ से तुम डायरेक्टली भी कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, वो उतनी आएगी जितनी कि अभी हमने गेस की थी, 4πε0r। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज भूल रहे हो, यहाँ पे जो पोटेंशियल मैंने स्फेयर का जो पोटेंशियल लिखा है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, कहाँ से? अर्थ से, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, तो क्योंकि अर्थ के साथ ये पेयर फॉर्म कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि इस पेयर का होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस 4πε0r की इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब कैपेसिटेंस निकालना तुमने सीख लिया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कंडक्टर के शेप, साइज, डायमेंशंस पर, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगी, कंडक्टर्स कैसे रखे हुए हैं। अब तुम्हें कैपेसिटर सर्किट में लगा करके दे दिया जाएगा, और कैपेसिटर के साथ ठीक है, मतलब अब जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, मैं अब इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं बस बता देता हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कैपेसिटर आ गया तुम्हारे पास, तो सबसे पहले टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे, तो कैपेसिटर का जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये पहले बता चुके, या कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें अलग अलग टाइप की वेरिएबल कैपेसिटर, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चाहे कैपेसिटर ये देखने में तुम्हें पैरेलल प्लेट लग रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि ये अगर सिंबल ऐसा है तो ये सिर्फ पैरेलल प्लेट के, ये किसी भी जनरल कैपेसिटर का सिंबल है, वो स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने आसपास ना मार्केट में, या तुम आसपास पता करो या नेट पे सर्च करना कैपेसिटर किन किन शेप्स के अवेलेबल होते हैं, जिससे तुम फैमिलियर हो। इनफैक्ट तुम्हें फैन में जो कैपेसिटर लगा रहता है इस तरह का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, वो तुमने देखा ही होगा। इसमें क्या होता है ना कि ये जो शीट है, आउटर शीट और इनर शीट, इस तरह से 2 लेयर होती है। ठीक है, और इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट अभी आया नहीं है, लेकिन वो अभी मैं
कल परसों में वो इंट्रोड्यूस करके वो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या कैपेसिटर पर होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको फोल्ड कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, तो ये ऐसा कैपेसिटर बन जाता है। और तुम सर्किट्स में देखोगे कि इस तरह का भी कैपेसिटर होता है। अगर तुम्हारे पास, तुम लोग तो 12th में हो ना, तो तुम्हारे में इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स सब भी तो होते होंगे। ठीक है, मदरबोर्ड देखा है तुम लोगों ने? जो मदरबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे इस तरह के कैपेसिटर, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखोगे तो उसपे इस तरह के कैपेसिटर दिखेंगे। और इस कैपेसिटर्स पे दो चीजें लिखी रहती हैं, एक तो इस पे लिखा रहेगा 25 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये फैराड कैपेसिटर की यूनिट होती है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट होना चाहिए। लेकिन इस कूलॉम पर वोल्ट का शॉर्ट नेम है फैराड, क्योंकि बार बार कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट यूज करेंगे तो डिफिकल्ट होगा, तो इसको हम लोग हटा के फैराड यूज करते हैं। फैराड का मतलब होता है कूलॉम पर वोल्ट। ठीक है, तो जनरली क्योंकि चार्ज तुम्हें बता चुका हूँ कि वो 1 कूलॉम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो जनरली माइक्रो कूलॉम चार्ज के ऑर्डर, माइक्रो कूलॉम के ऑर्डर का ही चार्ज हम जनरली हम स्टोर कर पाते हैं, ला पाते हैं। तो जो कैपेसिटेंस भी होती है वो माइक्रो फैराड की रेंज में होती है। और इसके साथ दूसरी रेटिंग होती है। अगर तुम कोई भी कैपेसिटर उठाओगे, एक तो ये रेटिंग होगी, और उसमें वोल्टेज लिखा रहेगा, जैसे कि उसमें लिखा रहेगा कि 30 वोल्ट या 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ना, ये लिखा रहता है कि उस कैपेसिटर पे मैक्सिमम वोल्टेज हम कितना अप्लाई कर सकते हैं। कि वोल्टेज बढ़ाते जाओगे चार्ज बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन होगी ना, कितना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज की वजह से फील्ड बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, फील्ड बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है या एयर है वो ब्रेक डाउन हो जाए और चार्ज लीक करके एक प्लेट से दूसरे प्लेट। तो कब तक वो जो कंडक्टर पेयर है चार्ज को स्टोर कर पाएगा, उसके लिए एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है, वो भी उसको लिखते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो वो ब्रेक डाउन वोल्टेज भी दो कैपेसिटर पे इस तरह से मेंशन किया जाता है। और भी अलग अलग शेप की कैपेसिटर्स देखना तुम नेट पे, वो तुम्हें मिल जाएगा इस तरह से अवेलेबल। और उन सारे कैपेसिटर्स का फंडा यही होता है जो कि हमने आज सीखा है। ठीक है, तो इसको सर्किट में कैसे करते हैं ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। आज ही करना चाहिए वैसे तो, लेकिन तुम लोग तैयार नहीं हो रहे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।